हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं आज फिर से आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आ गई हूँ। जैसा कि आपके लिए मैं एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस लेकर आ रही हूँ। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पहले ही कंप्लीट करा चुकी हूँ, अब आपको करा रही हूँ सब्जेक्टिव क्वेश्चन। ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन जहाँ पर हमारा वर्णनात्मक प्रश्न किए जाते हैं उनके लिए है। तो वर्णनात्मक प्रश्न में पूछे गए प्रश्नों को हमें डिटेल में आंसर देना पड़ता है। तो जो हमारी वर्ड लिमिट होती है वो 25 to 30 या 60 वर्ड्स के लमसम आती है। तो ये अलग अलग रहती है, मार्किंग की रहता है कि अगर 25 to 30 वर्ड्स है तो यानी कि 2 मार्क्स का आंसर रहेगा, और अगर 60 वर्ड आता है तो वो आपका 3 मार्क्स का आंसर रहेगा। तो इसी हिसाब से आपको प्रिपरेशन करनी है। वर्ड लिमिट को हमेशा ध्यान रखिए कि मैक्सिमम लेके चला करिए। ये मत सोचिए कि 25 to 30 वर्ड्स आएगा तो हम 30 वर्ड का आंसर याद कर लें, नहीं। अगर आपको 30 वर्ड का आंसर देना है तो उसके लिए कम से कम 60 to 70 वर्ड्स के आंसर्स को लर्न करिए, क्योंकि लिखते समय वो ऑटोमेटिकली शॉर्ट्स हो जाते हैं। ठीक है, तो इसी चीज़ों को आपको ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना है। आज हम करा रहे हैं क्लास 10th हिंदी कोर्स बी की हमारी बुक है स्पर्श भाग 2। याद रखिएगा, ए और बी में अलग अलग बुक्स चलती हैं, तो यहाँ पर आपकी कोर्स बी में बुक चलती है स्पर्श भाग 2। इसके काव्य खंड का अध्याय है कर चले हम फिदा। ये गीत लिखा हुआ है कैफी आजमी जी ने, जो कि आपके भारत चीन युद्ध की पृष्ठभूमि पर युद्ध की पृष्ठभूमि पर लिखा गया था, और ये आपकी हकीकत मूवी में भी फिल्माया गया है। तो हम लोगों ने देखा तो सुना पूरी तरीके से, ये गाना हम लोगों ने पढ़ा भी है और उसके अर्थ को भी समझ लिया है। अब चलिए इसी पे आधारित कुछ वर्णात्मक प्रश्नों को करते हैं, और जो हम लेकर आए हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के वे में, यानी कि अति महत्वपूर्ण प्रश्न। और ये दो तरीके से आपके सामने ला रही हूँ। पहला है लघु उत्तरीय और दूसरा है दीर्घ उत्तरीय, यानी कि दोनों तरह के हम प्रश्न करेंगे। बस ये आपको ध्यान रखना है कि जब आपकी वर्ड लिमिट जो भी आपके क्वेश्चन पेपर में रहेगी, आपको उसी के हिसाब से इसका आंसर देना है। सबसे पहला जो हमारा प्रश्न आ रहा है वो लघु उत्तरीय है। कर चले हम फिदा जानो तन के माध्यम से सैनिक क्या कहना चाहता है। अब एक सैनिक जो है उसका देहावसान होने पर आ गया है, यानी कि युद्ध करते करते वो काफ़ी घायल हो गया है, अब वो मृत्यु के बहुत नज़दीक है। तब वो क्या कह रहा है, कर चले हम फिदा जानो तन। तो इसके माध्यम से कहने चाह रहा है कि हमने अपना बलिदान देकर अपने देश की रक्षा कर ली है, अब ये देश हम तुम्हारे हवाले कर रहे हैं, यानी कि आप सभी देशवासियों के हवाले कर रहे हैं। अब इसकी सुरक्षा करना, इसकी रक्षा करना तुम्हारा कर्तव्य है। जैसे हमने अपने जान की आहुति देकर इस देश की रक्षा करी है, वैसे ही तुम्हें भी इसकी रक्षा करनी है। अब इसको लिखेंगे कैसे, देखिए। कर चले हम फिदा जानो तन के माध्यम से सैनिक देशवासियों और युद्ध कर रहे अपने साथियों से कहना चाहते हैं कि उन्होंने साहस और वीरता से अपने देश की रक्षा की। अपने तन में प्राण रहते हुए उन्होंने देश की मर्यादा और प्रतिष्ठा पर आंच नहीं आने दिया। उन्होंने अपने सीने पर गोलियां खाकर देश के लिए प्राणों का उत्सर्ग कर दिया है। अब देश की रक्षा के लिए तुम भी अपने प्राणों की बाजी लगा देना, यानी कि अगर तुम्हें भी इसकी रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देनी पड़े तो उससे कभी पीछे मत हटना। अगला प्रश्न है, सैनिकों के लड़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल नहीं थी, स्पष्ट कीजिए। अब ये बात क्यों कही गई है। भारत और चीन के बीच हुए इस युद्ध का रण क्षेत्र बना था। ठीक है, रण क्षेत्र यानी कि युद्ध का क्षेत्र। हिमालय की घाटियां जहां तापमान इतना कम होता है कि वहां खड़ा रहना भी कठिन होता है। तो अब आप इसको ऐसे समझिए कि भारत और चीन की जो सीमा पड़ेगी वो हिमालय क्षेत्र में पड़ती है, जहाँ पर गर्मियों में भी मौसम माइनस में रहता है, तो ठंड के समय तो वहाँ पर बहुत बुरे हालात होते हैं। तो ये पृष्ठभूमि कहाँ बनी थी, उसी बॉर्डर पर, जहाँ पर जो है माइनस में तापमान रहता है, एकदम हड्डियों को गला देने वाली ठंड, हड्डियां कपा देने वाली ऐसी ही सर्दी में भारतीय सैनिक चीनी सैनिकों का मुंहतोड़ जवाब दे रहे थे। परंतु सर्दी के कारण उनकी सांसें रुकती हुई सी प्रतीत हो रही थी और उनकी नसों में खून जमने की स्थिति तक आ गया था। तो यहाँ पर क्या था ना, खून जमने लगा नसों में, तो अर्थात तात्पर्य क्या था, ऊपर टेम्परेचर बहुत कम होता है, एक तो हाइट जब जाते हैं तो ऐसे भी सांस लेने में दिक्कत है, और ऊपर से इतनी ठंड, जहाँ पर एक कदम भारी और वहाँ पर तो युद्ध हो रहा है।
तो मतलब परिस्थितियां इतनी ही प्रतिकूल थी कि युद्ध तो करने की बात दूर, अपने आप को संभाले रखना भी बड़ी मुश्किल का काम था। तो उस पृष्ठभूमि में वो युद्ध कर रहे थे। इसीलिए कहा गया है सैनिकों के लड़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल नहीं थी वहां पर। अगला क्वेश्चन है, सैनिकों ने हिमालय का सिर न झुकने देने के लिए क्या कहा है। अब उन्होंने बोला है क्या, हिमालय का सिर न हमने झुकने दिया। अब उसके लिए वो क्या कह रहे हैं। भारतीय सैनिकों ने देश प्रेम और राष्ट्रभक्ति की भावना चरम पर थी। उन्हें अपना देश और मातृभूमि प्राणों से भी प्रिय थी। इसकी रक्षा के लिए उन्होंने विपरीत परिस्थितियों की परवाह नहीं की। वे निरंतर आगे ही आगे बढ़ते जा रहे थे। हालात ऐसे थे कि उनकी सांसें रुक रही थी और सांस लेना कठिन हो रहा था तथा रक्त जमता आ जा रहा था। फिर भी उसकी परवाह किए बिना लड़ते हुए अपना बलिदान दे रहे थे। तो मतलब परिस्थितियां ऐसी थी कि जहां पर युद्ध करना बहुत मुश्किल था, उस जगह भी ये लोग युद्ध कर रहे थे। और उस युद्ध में भी उन्होंने सैनिकों को पीछे, चीनी सैनिकों को पीछे की तरफ धकेल दिया और आगे वो युद्ध के लिए बढ़ते रहे। क्वेश्चन नंबर 4 है, मरते मरते रहा बागपन साथियों के माध्यम से सैनिक देशवासियों को क्या संदेश देना चाह रहा है। अब उन्होंने एक लाइन बोली है, मरते मरते रहा बागपन साथियों। अब इस लाइन के माध्यम से मरता हुआ सैनिक क्या कह रहा है। मरते मरते रहा बागपन साथियों के माध्यम से सैनिक देशवासियों से ये कहना चाहते हैं कि वो शत्रुओं से युद्ध करते हुए अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए पूरे जोश और साहस से युद्ध किया। उन्होंने अपने मनोबल को गिरने नहीं दिया और सच्चे सैनिक की तरह मातृभूमि के लिए अपना बलिदान दे दिया। वे देशवासियों को यह संदेश देना चाहते हैं कि देशवासी भी इसी तरह साहस से देश की रक्षा करते हुए वीरता की नई गाथा लिखे। यानी कि हमारी स्थितियां ऐसी थी, हम इतने घायल हो गए, लेकिन तब भी हमने अपनी हिम्मत को बनाए रखा, अपने साहस को बनाए रखा और शत्रु से युद्ध करते रहे। और यही उम्मीद वो आगे आने वाले सैनिकों और देशवासियों से रखते हैं कि जब उनकी बारी आए इस युद्ध लड़ने की और अपने बलिदान देने की, तो वो बागपन, वो साहस उनके अंदर भी बना रहे। पृष्ठ संख्या 5 है, भारतीय सैनिकों को युद्ध में किन किन मुसीबतों का सामना करना पड़ा। युद्ध था भारत और चीन का, पृष्ठभूमि थी हिमालय के पर्वत। तो अब उन्हें किन किन मुसीबतों का सामना करना पड़ा, आपको उसका अंदाजा लगाकर यहाँ लिखना है। भारतीय सैनिकों को चीनी सैनिकों के साथ हुए युद्ध में कई मुसीबतों का सामना करना पड़ा, जैसे हिमालय की घाटियों जैसे दुर्गम स्थानों पर युद्ध करना पड़ा। हाड़ गला देने वाली सर्दी में सैनिकों का खून जम रहा था। उनके सिर पर शत्रु मौत बनकर मंडरा रहे थे। बर्फ के कारण उन्हें सांस लेने में कठिनाई हो रही थी। तो मतलब जो एक सर्द मौसम में जो चीजें होती हैं, उन सभी कठिनाइयों का उनको सामना करना पड़ रहा था। अगला प्रश्न है, अपना बलिदान देकर भी सैनिकों को दुख की अनुभूति क्यों नहीं हो रही थी। मतलब अब अपने, हम मान लीजिए हमें अगर अपने प्राण देने पड़े तो हमें बड़ा अफसोस होगा, बड़ा दुख होगा, लेकिन सैनिक जो हैं वो बड़ी खुशी खुशी अपने आप अपना बलिदान दे रहे थे। क्यों उन्हें दुख नहीं हो रहा था? क्योंकि उनके अंदर देशभक्ति की भावना भरी थी और वो अपने ये प्राण इस देश की रक्षा के लिए आहुति में दे रहे थे। इसलिए उन्हें किसी भी तरह का दुख अंदर से महसूस नहीं हो रहा था। एक सच्चा सैनिक देश के लिए ही जीता है और मरता है। वह अपनी मातृभूमि की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की बाजी लगाना अपना धर्म समझता है। वह अपना सब कुछ अर्पित कर देश के काम आना चाहते हैं। ऐसा करके वे अपने सैन्य धर्म का पालन करके गर्वानुभूति यानी कि गर्व की अनुभूति यानी गर्व का एहसास करते हैं। चीन के साथ युद्ध में शहीद भारतीय सैनिक अपना बलिदान देकर भी गर्वानुभूति कर रहे हैं। फिर उन्हें दुख की अनुभूति कैसे हो सकती है? क्योंकि वो तो जब अपने आप को बलिदान कर रहे हैं तो वो गर्व अनुभव कर रहे हैं, तो किस तरीके से वो दुख का अनुभव कर सकते हैं? उन्हें गर्व है कि उन्होंने हिमालय का सिर झुकने नहीं दिया है। तो उन्होंने अपने देश पर दुश्मनों के पैर नहीं पड़ने दिए, अपने देश का मान सम्मान बनाए रखा। इस बात का उनको बहुत ही ज्यादा गर्व है। प्रश्न संख्या 7 है,
आज धरती बनी है दुल्हन साथियों, ऐसा सैनिकों को क्यों लग रहा है। अब देखिए यहाँ पर क्या था, दुल्हन जब बनती है तो वो क्या करती है, लाल रंग का जोड़ा पहनती है, ठीक है। अब यहाँ पर जब युद्ध हो रहा है तो वहां पर बहुत सारे सैनिक मर रहे हैं, सैनिक मरने, उनको घायल हो रहे हैं, तो उनका खून निकल रहा है। तो उस खून की वजह से क्या है, वहां की धरती लाल है। इसीलिए कहा है कि आज धरती बनी है दुल्हन साथियों, क्योंकि वो भी लाल हो रही है जैसे दुल्हन लाल जोड़ा पहने होती है। दुल्हन अर्थात नववधु की सुंदरता अद्वितीय होती है। लाल रंग के परिधान उसकी सुंदरता को विगुणित कर देती है, यानी कि और ज्यादा बढ़ा देती है। हिमालय की घाटियों की जमीन सैनिकों के रक्त से लाल हो रही है। वहां युद्ध कर रहे सैनिकों को लगता है कि भारत भूमि ने लाल परिधान धारण कर लिया, मतलब चारों तरफ इतना रक्त है कि उन्हें ऐसे लग रहा है कि धरती ने लाल रंग का जोड़ा पहना हुआ है। इस परिधान में वह लाल जोड़े में सजी दुल्हन सी नजर आ रही है। अगला क्वेश्चन है, सैनिक अपनी जवानी को कब सार्थक मानते हैं। जब वो देश के लिए बलिदान होते हैं, तब वो अपनी जवानी को सार्थक मानते हैं। एक सच्चा सैनिक अपनी मातृभूमि में अगाध लगाव रखते हुए देश के लिए जीता और मरता है। वह शत्रुओं से हर समय मुकाबले को तैयार रहता है। वह अपने प्राणों की परवाह किए बिना हर संकट को झेलने के लिए तैयार रहता है। एक सच्चा सैनिक अपनी जवानी को तभी सार्थक मानता है जब वह शत्रुओं से युद्ध करते हुए अपने प्राणों को बलि दे दे और उसके खून की एक एक बूंद देश के काम आ जाए। तो यहाँ पर क्या है कि वो गर्व का अनुभव तब करता है जब वो देश के लिए काम में आए। अब हम आ गए अपने दीर्घोत्तरीय प्रश्नों में। तो इसी अध्याय के कुछ दीर्घोत्तरीय प्रश्न भी यहाँ पर लाए हूं, इनको देखिए ध्यान से। कर चले हम विदा कविता युवाओं में राष्ट्र प्रेम और देशभक्ति की भावना प्रगाढ़ करती है, स्पष्ट कीजिए। ये जो कविता हमने पढ़ी है ये पूरी तरीके से वीर रस से ओतप्रोत कविता है। वीर रस की कविताएं अक्सर जब हम पढ़ते हैं तो हमारे ऐसे ही नसों में जो है वो तीव्रता से रक्त संचार बढ़ जाता है। वही चीज यहाँ पे जब हम ये कविता पढ़ रहे हैं तो अपने देश के प्रति हमारा जो प्रेम है वो और ज्यादा बढ़ जाता है। ये देख और सुनकर कि इसको सुरक्षित रखने के लिए, इसकी रक्षा करने के लिए कितने लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी है। हम तो सिर्फ इस कविता को पढ़कर एक अनुमान लगा रहे हैं। सोचिए ये परिदृश्य सच में घटित हुआ है तो हमें भी इस बात का गर्व होता है कि हम भारत देश की भूमि में पैदा हुए। तो इसकी रक्षा के लिए हमें अगर अपने प्राण भी देने पड़े तो हम वो कर सकते हैं। कर चले हम फिदा कविता में भारतीय सैनिकों के साहस एवं वीरता की गाथा है। इन सैनिकों ने अत्यंत विपरीत परिस्थितियों में चीनी सैनिकों का मुंहतोड़ जवाब दिया और उन्हें रोकते हुए आगे ही आगे कदम बढ़ाते बढ़ाते गए। देश की रक्षा करते हुए उन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं की और कुर्बान हो गए। ये कविता पढ़कर युवा मन जोश से भर उठता है। जब कविता हम पढ़ते हैं ना तो हमारा जोश और बढ़ जाता है तथा देश एवं मातृभूमि की शत्रुओं से रक्षा करने के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर होने के लिए प्रेरित होता है। उसकी देशभक्ति हिलोरे लेने लगती है, वह साहस एवं जोश से भर उठता है। इस प्रकार ये कविता राष्ट्र प्रेम और देशभक्ति की भावना को प्रगाढ़ करती है। तो हमारे अंदर राष्ट्र प्रेम और देशभक्ति की भावना रहती है लेकिन कहीं ना कहीं सुप्त अवस्था में रहती है। इस तरह की कविताएं और गीत हमारी इस सुप्त अवस्था को जागृत कर देते हैं और हमारे अंदर वो एकदम तेजी से बहने लगता है रक्त के माध्यम से। अगला प्रश्न है, कर चले हम फिदा कविता की प्रासंगिकता स्पष्ट कीजिए। यानी कि ये कविता जो लिखी गई वो किस प्रसंग पे लिखी गई, क्या है, इन सब के आसपास के बारे में आपको बताना है। कर चले हम फिदा कविता 1962 में चीन के साथ हुए युद्ध का मर्म स्पर्शीय वर्णन है। यह कविता एक और भारतीयों के साहस तथा वीरता का उत्कृष्ट नमूना प्रस्तुत करती है, साथ ही उनके त्याग एवं बलिदान की अनुपम गाथा को भी दोहराती है। ये कविता अपने रचना काल में जितनी प्रासंगिक थी उससे कहीं अधिक आज प्रासंगिक है। मतलब जब ये रची गई थी तब शायद इसका नहीं हो, लेकिन आज के समय में ये ज्यादा महत्व रखती है।
आज देश में पड़ोसी देश के जब घुसपैठ का खतरा बढ़ा है, जयचंदों की संख्या बढ़ी है। जयचंद यानी कि घर में ही हमारे देश के ही बहुत से भेदी जो हैं वो दूसरे दुश्मन देशों से मिले हुए हैं। उन ऐसे लोगों को जयचंद कहा जाता है। तथा लोग भाषा, जाति, क्षेत्र, धर्म आदि के नाम पर अपनी ई ढपली बजाकर अपनी ढपली अपना राग आलाप रहे हैं। हमारा धर्म, हमारी जाति, हमारा सब कुछ ऐसे कह के सब अपने अपने ये राग आलाप रहे हैं। तब इस कविता की प्रासंगिकता और भी बढ़ जाती है। ये कविता वीरों का उत्साह बढ़ाने और युवाओं में राष्ट्रभक्ति प्रगाढ़ करने के लिए अधिक प्रासंगिक है। तो मतलब जब लिखी गई थी तब तो ये युद्ध की पृष्ठभूमि पर लिखी गई थी, लेकिन आज युद्ध नहीं है, लेकिन ऐसे बहुत सारी परिस्थितियां हैं जहां पर हमें ये कविता याद आती है। अगला प्रश्न है, कविता में राम, लक्ष्मण, सीता और रावण का रावण का प्रयोग किन संदर्भों में किया गया है? आपको बताना है किन संदर्भों में इसका प्रयोग हुआ है। तो कर चले फिदा में राम, लक्ष्मण, सीता और रावण जैसे पौराणिक पात्रों का प्रयोग देशवासियों, भारत माता और देश के शत्रुओं के संदर्भ में किया गया। मतलब राम लक्ष्मण कौन है? हम देशवासी, क्योंकि हमें अपनी माता सीता अर्थात अपनी भारत माता का रावण अर्थात शत्रुओं से रक्षा करनी है। सीता अत्यंत सुंदर, पवित्र और गरिमामय स्त्री थी। कुछ ऐसी ही स्थिति हमारी मातृभूमि भारत माता की है। यह हमारी भारत माता तरह तरह से समृद्ध और गौरवपूर्ण है। जिस तरह कुछ शत्रु रूपी रावण इसी की ओर कुदृष्टि रखते हैं, यानी कि कुछ शत्रु जो हैं इस देश पे कब्जा करना चाहते हैं और अपना बना लेना चाहते हैं। जिस तरह राम और लक्ष्मण ने रावण को मारकर सीता की रक्षा की थी, उसी प्रकार भारतीय सैनिकों और देशवासियों से अपेक्षा की गई है कि वे सीता रूपी भारत माता की रक्षा के लिए रावण रूपी शत्रुओं से युद्ध करें तथा आवश्यकता पड़ने पर अपना बलिदान देकर साहस एवं वीरता की नई गाथा लिखें। तो इसीलिए यहाँ पर राम, लक्ष्मण, सीता का जो है प्रसंग दिया गया है। तो यहाँ पर खत्म हुआ हमारा ये अध्याय, जहां पर हमने बहुत अच्छे से इस पाठ के सभी प्रश्नों को किया। देखिए ज्यादा प्रश्न तो नहीं है, लेकिन जितने जरूरी हैं उन सभी प्रश्नों को लेकर आने की कोशिश मैं करती हूँ। जो मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है उनको यहाँ पर मैं ले आती हूँ। तो इनको ध्यान से पढ़िए और इनसे जुड़ी हुई सारे संदर्भों को अच्छे से समझ लीजिएगा, क्योंकि अगर प्रश्न इसके आसपास आते हैं तो आप आसानी से कर पाए। तो अभी हमारे काव्य खंड का अंतिम अध्याय आत्मत्राण बाकी है। नेक्स्ट वीडियो में मैं उसी यानी कि आत्मत्राण चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आऊंगी। ठीक है, तो मिलते हैं अगली बार। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।